हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th का फिजिक्स है, जहां पे आज हम आपको चैप्टर 1 डिस्कस करके देने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग अभी एंडिंग की ओर बढ़ने लगे हैं, चैप्टर एंड होने वाला है और आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसके बाद केवल और केवल एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको मैं न्यूमेरिकल करके दूंगा। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस की प्रमेय का एक बहुत ही खास अनुप्रयोग, और वो अनुप्रयोग ये है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर, बाहर और उसके पृष्ठ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी गणना करनी है, उसका छोटा सा एक निगमन करना है। तो बच्चों चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर बाकी के अनुप्रयोग कहाँ गए, और अगर मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। बच्चों कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आपको पूरा चैप्टर फिनिश कर लेना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ क्या लिखा है, लिखा कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों एक एक वर्ड को समझना है ना। लिखा है कि एक समान रूप से आवेशित, मतलब एक गोली या कोई कोश है। अब लो भाई, यहां से एक वर्ड फिर से निकल कर आया, कोश। कोश क्या होता है बच्चों? आपने दो तरीके की गेंद देखी होगी। एक गेंद ऐसी होती है जो अंदर से क्या होती है, ठोस होती है, मतलब वो सॉलिड होती है। तो एक ऐसा गोला जो कैसा है, सॉलिड है, मतलब पूरा ठोस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वो हमारा ठोस गोला हो चुका है ना। जो कोष होता है वो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो कोष मतलब क्या है, यहाँ पे खोखला है। जैसे कि मारुति गोल्ड की गेंद जिससे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है। तो या फिर आप फुटबॉल देखिए, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। तो बस वही है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों एक यहाँ पे गोलीय कोष मैंने बना रखा है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। ये हमने कोष बना रखा है ऐसा मानते हुए कि ये खोखला है, क्योंकि भाई कोष ही है तो खोखला ही होगा। अब उसके बाद इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, हमने इसकी त्रिज्या बना दी है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर एक समान रूप से आवेशित कुछ चार्ज जो है यहाँ पे फैला दिया है, और इसको चार्ज दिया है कैपिटल स्मॉल क्यू। तो माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर हमें क्यू आवेश एक समान रूप से, जिस पर हमने क्या कर दिया है, वितरित। फिर उसके बाद हमें इस कोष के बाहर, मतलब इस कोष के बाहर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्ञात करनी है। देखो मेरे पास भाई कोष तो नहीं है, लेकिन हम आपको ये दिखाने वाले, मान लो भाई ये गोला है, ठीक है। और मैं यही सोच रहा था कि काश मैं गोला लेके आया होता तो और मजा आता। तो बच्चों ये क्या है, एक मान लो गोला है, इसके बाहर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी गणना करनी। तो बस ये मानते हुए कि भाई ये गोला है, तो हमें इस कोष के बाहर, अंदर तथा कोष के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, तीन यहाँ पे छोटे छोटे से निगमन है। तो पहला होगा कि गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहला आपका नंबर 1 डालेंगे और यहां लिखेंगे कि गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या लिखेंगे, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोष के बाहर कोई एक बिंदु हमें मानना होगा। तो हमने इस गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु मान लिया है, और बच्चों मान लिया बच्चों की ये आपका बिंदु जो है, यहाँ पे कोई पी बिंदु है, और इसी बिंदु पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। ये बिंदु जो है इसके केंद्र से कितना दूरी पर है भाई, ये हमने मान लिया कि ये स्मॉल आर दूरी पर है। तो हम लिखेंगे कि माना 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 कोष के केंद्र, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। माना कोष के केंद्र ओ से, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु पी है, जहां हमें, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें वहां पे ज्ञात करनी है। अगर बच्चों वहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
तो इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक हम गॉसियन क्या करेंगे, पृष्ठ खींचेंगे। तो इस बिंदु से P से होके जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। और गॉसियन पृष्ठ मतलब एक और हमने क्या कर दिया है, एक ऐसा एक पृष्ठ बना लिया है जो कैसा है, इमेजिन करोगे आप कि भाई ये हमारा क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये आपका कैसा पृष्ठ है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, कैसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। रटना नहीं है, समझना है। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला एक क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब ऐसा करो ना, जल्दी से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। तो उम्मीद है कि भाई आपने ना ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और समझ में सब आ रहा होगा। तो हमने क्या लिखा था कि भाई एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो ये गॉसियन पृष्ठ है, जो कि ऑलरेडी एक आपका गोले के समान है, इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, देखो मैं रटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, रटाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। कैसी होगी डियर, एक समान होगी। अब इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी। लेकिन गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ते वक्त अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं की, और वो है कि भाई ई की दिशा और डीए की दिशा। अब डीए क्या होता है, डीए एक क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस बिंदु के पास एक छोटा सा कोई एक क्षेत्र जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया है कि कितना है, ए है। तो इसका हमने क्या कर दिया, क्षेत्रफल जो है निकाल लिया कि ये क्या है, डीए, सॉरी हमने आई थिंक ए बोल दिया ना, क्या बोला बच्चों, इसका क्षेत्रफल डीए है। तो ये इसका क्षेत्रफल डीए, इसका मतलब इस क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो किधर होगी। सबको पता है कि भाई अगर मान लो ये गोला है, हंसी आ रही होगी आपको, ये गोला है, तो इस गोले की जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ना उसकी दिशा क्या होगी, सीधे सीधे होगी ऐसे। तो इसका मतलब इस गोले से बाहर की ओर इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, तो भाई इसकी दिशा ना इस तरफ होगी, ये डीए की दिशा हो जाए। क्या इतना समझ में आया कि भाई डीए की दिशा किधर होगी, उधर। आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ऊपर बना सकते हैं अपने समझ के अनुसार। ठीक है, तो डीए की दिशा उधर। अब बात करते हैं कि भाई डीए की दिशा तो निकाल ली, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, क्योंकि बच्चों अगर इनकी दिशा नहीं समझ पाए तो निगमन नहीं कर पाओ। बात करते हैं ई की दिशा किधर होगी, गोला कैसा है, धनावेशित है ना। तो धनावेशित से जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, धनावेशित से ऋणावेशित की ओर। इसका मतलब ये बाहर की ओर होगी। हाँ, जो ई की दिशा होगी यहाँ पर वो भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इसका मतलब ई और डीए एक दूसरे की क्या है, समांतर है, उनकी दिशा भी क्या है, एक ही तरफ है। तो ई और डीए के बीच में कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री का कोण बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान है, तथा ई व डीए की दिशा, ई व डीए की दिशा क्या है, एक समान है। ठीक है, हमने क्या लिखा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, तथा ई व डीए की दिशा भी क्या होगी, एक दिशा में होंगी, या आप ऐसे लिख सकते हैं ई व डीए दोनों एक ही दिशा में होंगी, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि डीए से गुजरने वाला, गुजरने है ना, रा पहले लिखते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
तो बच्चों इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? बच्चों इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो डी ए, ठीक है, और ई, इन दोनों के ऊपर वेक्टर, और इनसे गुजरेगा ये डी फाइव फ्लक्स। समझ में आई बात कि भाई ई और डी ए का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जैसे ही वेक्टर हटता है, आपको पता है ई डी ए, और फिर क्या आता है? कॉस थीटा आता है। परंतु हम जानते हैं कि भाई थीटा ना, वो तो क्या है? 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसीलिए थीटा क्या होगा? 0 होगा। रीजन आपको लिखना है, लिख सकते हो अपनी जानकारी के अनुसार। तो अब ये हो गया आपका क्या? डी फाइव। और ये यहां से आ जाएगा ई डी ए, और कॉस 0, और कॉस 0 का जो मान होता है बच्चों वो क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब डी फाइव बराबर आ जाएगा आपका ई डी ए। ये तो भाई कुछ है ही नहीं, इतना समझ में आ चुका हो। ठीक है, हमने इतना निकाल लिया। अब हम लिखेंगे कि भाई इस पूरे जो आपका पूरा जो कोर्स है, इसका कुल फ्लक्स क्या होगा, है ना? तो कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष? डीए के सापेक्ष। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः अतः कुल कुल फ्लक्स जो आपका होगा वो समाकलन कर देंगे हम डी फाई का, और उसके बाद इसका समाकलन कर देंगे ई डी ए का। ई हमारा जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि समाकलन उसका होगा जिसके साथ डी लगा होता है। तो ये हमारा डी ए हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारा डी फाई। अच्छा देखो बच्चों, इतना तो समझ में आ गया। क्या मैं साफ कर दूं इतना? अब देखो क्या करेंगे, ई डी ए, तो इसको ई लिखा, और डीए का ए हो जाएगा, और यहां से फाई आ जाएगा। तो ये आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई गाउस चाचा थे एक, और गाउस चाचा ने कहा कि फाई बराबर जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो भाई ये हो गया क्यू, और नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ई हो गया। हाँ, ये जो आपका एंड बनाया है कुछ और नहीं, ठीक, ये एंड है। तो हमने क्या लिखा? ए। ए क्या है? इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे भाई गोले का पृष्ठ की मत समझना, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये वाली उंगली इतना दूर काहे की है? सर जी को चोट लगी है इस उंगली में, लिखते लिखते चोट लग गई, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ए बराबर क्या होगा? 4 पाई, इतना लिखा कि ये घिस गया, आप देख सकते हो कर ले। ठीक, तो क्या लिखा भाई? ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां पुट कर देंगे, है ना। तो ये हम लिखेंगे इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है कि एक समान गोलीय कोश से जो गोली कोश के कारण निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब हम इससे ई का मान निकालेंगे ना। तो भाई ई का मान निकालेंगे तो ये सब नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर गुणे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। बड़ी देर से बेचारा ये एप्सिलॉन नॉट ये सोच रहा था कि काश मुझको 4 पाई मिल जाए, काश मुझको 4 पाई मिल जाए, मेरा साथी मिल जाए। तो इसको भाई इसका साथी मिल चुका है। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और अदला बदली हो गई, यार इसका ने कहा ऐसा है मेरा साथी मुझको मिल गया है, क्यू के साथ मैं जाऊंगा, और ये बन गया क्या आपका फॉर्मूला। और यही क्या हो गया? आंसर हो गया कि भाई अगर एक समान कोई रूप से आवेशित कोई गोली कोश है तो उसके बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इतनी। अब आप इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले में कुछ चीजें आई हैं, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ और जिसके बारे में मैं डिटेल में बातें कर चुका हूं ऑलरेडी। अब क्यू क्या है? इस पर आवेश है, और आर क्या है? आर जो है इसके केंद्र से यहां उस बिंदु की दूरी, जो बिंदु आपका कहां था? इस कोश के बाहर था। इसका मतलब इस दूरी पे निर्भर करता है। आई बात समझ में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दूरी पे निर्भर करती है। हाँ, करती है। चलो, अब भाई ये पहला निगमन तो हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। उसको हम एक बार अभी और बताएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया है देखो, एक बार हम आपके नजरों से नजरें मिला के इसको जरा मुंह जबानी बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमने माना एक गोली कोश है,
और उस गोली कोष की त्रिज्या कैपिटल आर ले ली और बताया कि इस कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष है जिसके प्रत्येक भाग पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। फिर हमने भाई हेडिंग डाली कि हमको गोली कोष के बाहर एक बिंदु है पी जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गई लड़ाई। तो भैया हमने क्या किया, उस बिंदु पी माना और बिंदु पी से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। जब गॉसियन पृष्ठ खींचा तो जब कभी भी गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो एक समस्या होगी। समस्या ये होगी कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और आपने अगर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा फाइंड कर ली तब तो ठीक है, नहीं तो समस्या होगी। तो भैया हमने इन दोनों की दिशा भी निकाल ली। दिशा कैसे निकाली भाई, गोला है तो एक समान रूप से धरावेशित है तो बाहर की ओर होगा इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और मैंने बताया कि अगर गोला है तो इसके पृष्ठ पर एक लंब खींच दीजिए, वो डीए की दिशा हो जाएगी। तो मतलब दोनों एक ही समान होंगे। ठीक, तो इनके बीच का कोण भी 0 बनेगा। अब हमने निकाला कि भाई ये डीए है जो क्षेत्रफल, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तुरंत मैंने मारा भैया कि डी फाई बराबर ई डीए, बिना कुछ सोचे झोंका जंप से। फिर हमने डीए लिखा तो ई डीए, फिर लिखा कॉस थीटा, है ना। फिर भाई ये कॉस थीटा हो गया, फिर ये हो गया हमारा क्या, डी फाई। अब हमने इसका समाकलन कर दिया ताकि संपूर्ण में निकाल, लेकिन थीटा 0 था तो ये भैया गायब हो गए। अब जब संपूर्ण निकाला तो फाई बराबर ये आया। फाई बराबर हम जानते हैं कि भाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारे चाचा जी कह के गए थे, गुलाम चाचा नहीं, कौन से चाचा थे, गाउस का चाचा। फिर उसके बाद अभी ये हमारे ई क्या है, ई का वैल्यू निकालना है और ए का वैल्यू क्या, मैं देखो भाई मैं जो मन आता है सब बोल देता हूँ, काफी साफ दिल का इंसान, बुरा मत मान अगर कुछ गलत लगा हो तो। क्योंकि एक दो बच्चे बोले सर जी कॉमेडी बहुत करते हैं क्लास में, और उनको शायद पता नहीं है कि सर जी पुरानी वाली फॉर्म में आ गए। बहुत दिन इंतजार करवाया, 2021 कुछ बच्चों का बर्बाद हुआ। ठीक है कि हमारे ऊपर भरोसा किए थे, भरोसा इस बार रखो, पूरा कंप्लीट करें, है ना। तो कुछ ऐसे महान बच्चे सर जी कॉमेडी बहुत करते हैं, और जब मेरा मन होता है कॉमेडी देखने का तो मैं शिवम सर की क्लास ले लेता हूँ। धन्यवाद, भला तो हो रहा है आपका, दिल को आपको खुशी तो मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, ई लिखेंगे और ई का मान हो जाएगा 4 पाई आर और ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। ठीक, अब हमने इससे निकाल लिया भाई ई का मान, और ये नीचे आएगा, अदला बदली कर लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारी दूसरी हेडिंग होगी गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत आसान है, तो हम लिखेंगे गोले नहीं भाई, गोलीय कोष, यार तुम लोग तो मतलब समझते नहीं हो। क्या लिखेंगे, गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की क्या मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर इस बिंदु P को हम खिसका के यार यहां ले आए, इस पृष्ठ के ऊपर ले आए तो क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, अगर ये बिंदु पृष्ठ पर आएगा तब क्या होगा, तब जो स्मॉल आर था ना वो कैपिटल आर के समान होगा। तब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के समान होगा। क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर, ऐसे लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, बस इतना। तो भाई जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस हम क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, खाली आर का मान बदलेगा, बस आवेश तो समान है ना गोले के ऊपर, खत्म। अब हमारा तीसरा है पॉइंट, गोलीय कोष के भीतर, आइए अंदर लिख लेना, आपको जिसको शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में लिखना हो, हमने शुद्ध में लिखा है कि गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे याद है ना। तो गोलीय कोष के भीतर, अब बताना यार आवेश तो ऊपर ऊपर था ना, अंदर तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे
कि चूंकि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि आवेश तो केवल ऊपर है, अंदर तो आवेश होगा ही, तो सरफेस पे होता है, सभी को ये पता है। तो भाई गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान शून्य होगा, अतः Q बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो Q बराबर जब 0 रखेंगे तो E का मान भी कितना आएगा? यही है। समझ में आई कुछ बात? अगर आपको इनके मात्रक वात्रक नहीं याद है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें, आपका भला हो जाएगा। तो कितना आसान सा ये आपका निगमन था, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी से इसको फिनिश कर दिया है। ठीक, तो आई थिंक ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपने ये सब कंप्लीट कर लिया होगा। देखो बच्चों, अब मैंने कितनी आसानी से इसको बता दिया है, आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, देखो बच्चों ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर अब क्या हो चुका है? यार हिंदी से ज्यादा तो अंग्रेजी की राइटिंग हमारी अच्छी है। क्या है, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। हाँ, ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में केवल और केवल अब क्या बचे हैं? न्यूमेरिकल बचे हैं, वो भी किसके ऊपर? गाउस की प्रमेय के ऊपर। केवल न्यूमेरिकल ही बचे हुए हैं और ये न्यूमेरिकल मैं जल्दी से जल्दी आपको फिनिश करके दे दूंगा। ठीक, तो कब दूंगा? नेक्स्ट वीडियो कल आएगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 एक वीडियो और, उसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस अभी आपके हो चुके हैं, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे विभव वाला, जिसमें भी अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो ही आप दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जुड़ी हुई कई चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत दिनों बाद मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं अपने हक के साथ अपने बच्चों से कह भी सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच, बाय।